लोग बहुत लेट से आते हैं। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं केस टेकिंग के समय में माइल्म को कैसे हम लोग देखेंगे, है ना। ये होम्योपैथी विषय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि माइल्म का बिना माइल्म के आधार के होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस नहीं हो सकता है। तो हमें देखना है कि माइल्म के समय में माइल्म को लेने के लिए केस टेकिंग में हमें क्या व्यवस्था करनी चाहिए। होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने कहा, बिना ये हैनीमैन के प्रिंसिपल ऑर्गेनन को फॉलो किए बिना आपका संभव नहीं हो सकता है। और रोग का जो मूल कारण माना जाता है सभी क्रॉनिक डिजीज के लिए, वह आपको माइल्म के माध्यम से ही माना जाता है। और ये जितने भी एक्टिविटीज और पेशेंट के जो हिस्ट्री के समय में वह माइल्म को झलकता है, दिखलाई पड़ता है। तो ये सब इसको समझ करके ही आप किसी भी ड्रग पिक्चर को या मेडिसिन के पेशेंट के पिक्चर को, टोटलिटी को आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। टोटलिटी को ड्रॉ करने में माइल्म का बहुत बड़ा रोल हुआ करता है। और जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं, माइल्म एक अल्टीमेट कारण होता है। अल्टीमेट मतलब कि सबसे अंतिम कारण होता है, सबसे मूल कारण होता है जो कि किसी भी रोग को शरीर में बने रहने के लिए बनाए हुए रखता है। और कोई भी केस का स्टडी बिना माइल्म के और जाने हुए या मूल कारण को जाने बिना कोई भी आपका पढ़ाई या किसी भी केस टेकिंग को कंप्लीट नहीं कहा जा सकता है। और हम सभी जानते हैं कि कारण और परिणाम का एक संबंध होता है। बिना कारण के परिणाम नहीं होगा और परिणाम है तो कारण होगा ही, है ना। तो हर एक सिम्टम्स जो पेशेंट जो दे रहा है, उसका पेशेंट के अंदर में आ रहा है, उसका कोई ना कोई तो महत्व, कोई ना कोई तो संबंध कारण से होता है। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम लोग उस कारण के पास में और उसके मूल कारण के पास में चले आएंगे। इसके बजाय कि हमको कैसे हुआ ये अलग बात होता है, लेकिन किस कारण से हुआ अगर हम जान जाते हैं तो हमें, जैसे अगर हम जान जाते हैं कि यह सोरा ओरिजिन का है या सिफिलिटिक ओरिजिन का है या साइकोटिक ओरिजिन का है, तो ये लक्षण जो है सो साइकोटिक सिम्टम्स है, या सिफिलिटिक सिम्टम्स है, या सोरिक सिम्टम्स है, तो ये हमको बहुत कुछ और मदद मिल जाता है केस को एनालिसिस करने के लिए। अगर इस तरह के आपके पेशेंट में 10 सिम्टम्स ऐसे मिले जो कि सोरिक है, 5 सिम्टम्स मिले साइकोटिक है, 2 सिम्टम्स मिले सिफिलिटिक है, तो निश्चित रूप से इसमें सोरा का प्रभाव ज़्यादा है, सिफिलिस का प्रभाव कम है। और इसी तो हमको केस को डिसाइड करते समय में हम ये देखना चाहते हैं कि हम लोग को जरूरत पड़ता है कि किस माइल्म का डोमिनेशन वहाँ पर है, किस माइल्म की प्राथमिकता पहले दी जाए। और इस माइल्म की प्राथमिकता देने के लिए हमको केस टेकिंग के दौरान में जो पेशेंट बोल रहा होता है उनके शब्दों पर ध्यान देना पड़ता है। और आप जो अध्ययन कर रहे हैं उसके तहत दिमाग में इस बात को रखना पड़ता है कि वह किसी न किसी माइल्म लेवल पर वह बात हो रहा है ना। किसी न किसी माइल्म लेवल पर यह बात हो रहा है। इस बात को हम लोगों को दिमाग में रख करके चलना पड़ेगा। तो ये जो एक्शन और थॉट्स है ना, जो हम काम करने जाते हैं, हम सोचते हैं, हम जो करते हैं, उसमें एक संबंध होता है। कुछ लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं, कुछ लोग सोच समझ के काम करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है यह आपको बताता है कि माइल्म वहाँ पर किस स्थिति में वह माइल्म है। और कोई भी आदमी बिना कारण के प्रभाव हुए, अगर आप किसी चीज़ से डरे हुए हैं तो आपका हर एक एक्शन उस डर से प्रभावित होगा। आप किसी चीज़ से, आपके मन में कोई बात पहले से है तो वह हर एक एक्शन आपका उस बात से प्रभावित होता है। तो ये उस प्रभाव को देखने के को समझने की आवश्यकता होती है। तो ये माइल्म जो है सो हमें प्रभाव को बताने का काम करता है, ठीक है ना। और हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन को माइल्म को खोजने के लिए
करीब करीब होम्योपैथी के डिस्कवरी होने के 12 साल के बाद में ये हुआ, और उसके डीप अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए, क्योंकि बार बार बिना माइल्ड के कंसिडरेशन के डॉक्टर हैनीमैन ने पाया था कि रोग जो है सो बार बार रिलैप्स कर जाता है, दवा सही चुनाव हो जाता है, फिर भी दवा जो है सो काम नहीं करता है, या काम करता है तो फिर से रिलैप्स पुरानी स्थिति पर आ जाता है। यानी कि कोई ना कोई पीछे में बाधा है जो कि उसको रोके हुए है और आगे नहीं बढ़ने देता है। तो और इसको प्री डिस्पोजिशन फैक्टर्स पर्टिकुलर काइंड्स का निकालने के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने जो अपने समय व्यतीत किया, तो उनको ये पता चला कि कोई पूर्व का इतिहास कोई पीछे में बैठा हुआ है जो उसको बीमारी को ठीक नहीं होने दे रहा है ना, जो उसके बीमारी को ठीक नहीं होने दे रहा है। ये बात को खोजने में डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी में एक नया आयाम दिया, और उस आयाम में हम लोगों के सामने में माइल्ड आया। इसीलिए कहा जाता है कोई भी सिम्टम्स होम्योपैथी आप जब भी जो भी सिम्टम्स देखते हैं, और ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जब रोगी कोई बात कहता है तो उसके अंदर में वह किस लेवल का बात होता है, वो सोरिक लेवल का बात होता है, साइकोटिक लेवल का बात होता है, सिफिलिटिक लेवल का, तो इससे आपको उसकी गहराई को पता चल पाएगा कि वह लक्षण जो है तो कितना क्रॉनिक है, कितना एक्यूट है। अगर सोरिक लेवल का होगा तो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होगा, सतही होगा, साइकोटिक होगा तो उससे थोड़ा सा डीप होगा, सिफिलिटिक होगा तो आधारभूत होगा, है ना। तो ये लक्षण को देखने से होता है। रोगी जो बोलता है उसके अंदर में भी गहराई होती है, और कुछ बातें ऊपर से बोलता है, कुछ बातें भीतर से बोलता है। तो ये सारे चीज़ को अध्ययन करने से हम लोगों को माइल्ड के विषय में हम लोगों को जानकारी मिल सकता है। तो हमको माइल्ड को कहते हैं कि हम लोगों के पास में माइल्ड के जो आते हैं उसका स्टेजेज है ना। एक होता है कि माइल्ड आपके अंदर में किस क्षण प्रवेश किया, है ना, किस क्षण, ये शब्द को इस्तेमाल ध्यान दीजिएगा, किस क्षण वह आपके लाइफ में आया, तो मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन कहलाता है। मोमेंट, क्षण, है ना, वह बड़ा होता, क्योंकि लोग कहते फलना वो हुआ था उसके बाद से मेरे को ये ऐसा होने लगा, है ना। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट, क्षण जो हो गया तो उसके जीवन का एक परिवर्तन का पॉइंट बन जाता है। उसके बाद में वह ठीक हो गया था, लेकिन फिर पड़ा रहा और कुछ समय के बाद में नए सिम्टम्स आने लगे। तो ये जो बीच का दौरान है, बीच का अंतराल है, हो सकता है 5 साल हो सकता है कि 10 दिन हो सकता है कि 1 साल हो। तो ये जो बीच का दौरान है इसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड और माने मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन, जिस समय में इन्फेक्शन हुआ तो उसके बाद से लक्षण आने का, प्रकट होने का समय, है ना, ये इंक्यूबेशन पीरियड। तब विजिबिलिटी होती है ना। तो इन विजिबिलिटी और मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन के बीच में आपका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और फिर विजिबिलिटी जब हुआ, दिखलाई पड़ने लगा, उसके बाद उसका विकास शुरू हो जाता है, प्रोग्रेस शुरू हो जाता है, और उसके बाद में फिर उसका डिटोरिएशन शुरू हो जाता है। यही तो होता है, कोई भी चीज़ हमारे शरीर में आया, अपना काम किया, काम करने के बाद में वह आपका शरीर को नुकसान पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद में वो आपका लाइफ को ख़त्म कर दिया। तो आना, फिर विकास होना, और फिर उसका डिस्ट्रक्शन होना, ये 3 होता है। एंट्री पॉइंट आपके शरीर में, डेवलपमेंट एंड देन। तो जैसे हम लोग का जन्म होता है, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हम लोग की मौत हो जाती है ना। यही तो जीवन का साइकिल है। तो उसी तरह से रोग भी आपके शरीर में प्रवेश करता है, मोमेंट आता है, और उसके बाद में आपके शरीर में विकास करता है, और उसके बाद में वह फिर खत्म हो जाता है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इन्फेक्शंस, इंक्यूबेशन पीरियड, विजिबिलिटी, डेवलपमेंट एंड डिटोरिएशन, हर एक सिम्टम्स के साथ में आता है। इसको स्टेजेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स कहलाता है ना। और इस स्टेज के तहत ही आपको माइल्ड का नजरिया दिखलाई पड़ता है ना, कैसे बढ़ रहा है वह आपको दिखलाई पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि आज इनर्जेटिक डायमेंशनल कॉज, माइल्ड जो है सो एक डायमेंशन पूरा विस्तार के साथ पूरी जिंदगी में जाता है।
ये इनविजिबल इन्फेक्टिव एजेंट है ना, इनविजिबल इन्फेक्टिव एजेंट है, लेकिन इनर्जेटिक फॉर्म में होता है और शरीर के में ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करके आपको लाइफ फोर्स को डैमेज करके और फिर आप लाइफ फोर्स को अपने नियंत्रण में लेकर के, है ना, नियंत्रण में लेकर के शरीर के ऊपर में प्रभाव करता है। जैसे कोई किडनैप करता है ना, हवाई जहाज में आजकल हम लोग सुनते हैं कि किडनैप करता है, तो कैसे करता है? किडनैपर हवाई जहाज में एंट्री कर गया, उसके बाद में धीरे धीरे वो जब चालू हो गया तो उसके बाद में क्या करता है कि वो जाकर के सबसे पहला काम करता है कि पायलट को अपने कंट्रोल में कर लेता है। यानी कि जो जहाज का जो मुख्य संचालक होता है उसको अपने कब्जे में कर लेता है। अब कब्जे में कर लेता है, उसके बाद में अपनी मर्जी के हिसाब से जहाज को कहता है कि इधर ले चलो, वो चलो, ये करो, अपना करवाता है। तो यही प्रक्रिया मायाजिम के एंट्री के साथ में होता है। जब आप स्वतंत्र दिमाग से कब काम कर रहे थे और उसके बाद में जब स्वतंत्र दिमाग से काम करने लगे, यानी कि कब्जे में, किसी के कब्जे में काम करने लगे, तो यह आपका प्रोसेस है डिजीज आपके शरीर में काम करने का। कोई भी डिजीज आता है तो वहां पर कोई ना कोई तो काम करेगा ना, क्षति कर, नुकसान करेगा। तो कैसे नुकसान कर रहा है इसको हम लोगों को देखने का जरूरत पड़ता है। इसीलिए हमको अब इसको कैसे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग ऐसा देखने का कोशिश करते हैं, ब्रेकिंग आउट ऑफ द सिम्टम्स। लक्षण कैसे ब्रेकआउट करता है? कुछ लक्षण अचानक आते हैं, है ना, कुछ लक्षण धीरे धीरे आते हैं और कुछ लक्षण इतने धीरे आते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है ना। आप बहुत बाद में अचानक आपको दिखलाई पड़ा, लेकिन वह बहुत दिन धीरे धीरे आया था, थोड़ा थोड़ा कष्ट होते 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 आगे बढ़ गया। तो तीन तरह से मेन रहता है, सडन, ग्रेजुअल और इंसिपिएंट, है ना। लक्षण कहते, आप अगर कोई पेशेंट आता है तो देखना पड़ता है कि कैसे वह लक्षण आया। अचानक आया दर्द, अचानक कहता है कि डॉक्टर साहब अचानक दर्द आता है और फिर धीरे धीरे चला जाता है, या धीरे धीरे बढ़ता है, पता नहीं चलता, पहले कष्ट होता है, ऐसे होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये रोगी बताता है। अब उसके बात करने का ढंग भी आप देखिएगा, आपको एक एब्रप्टली बोलता है, अचानक बोल देता है, वह कुछ सोच करके बोलता है, ठीक है ना, कुछ सोच कर बोलता है और कुछ समय के बाद बताता है। आप अभी पूछे, अब उसके बाद में धीरे धीरे वो सोचा, उसके बाद में जवाब दिया। तो ये जो है, जो सडन आउटबर्स्ट होता है एक तरीका हो गया, फिर ग्रेजुअली आउटबर्स्ट बोलता है वह दूसरा तरीका हो गया, और एक तीसरा तरीका होता है कि वो कुछ समय के बाद उसको याद आता है और आपको बता देता है। तो बताने के तरीके में भी, सब्जेक्टिव सिम्टम्स में भी और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में भी आपको सिम्टम्स का आने का तरीका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आना और जाना दोनों का तरीका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपके लक्षणों को बताने का प्रयास करता है, आपके अंदर में लक्षणों को बताने का प्रयास करता है। तो कहते हैं कि ये इनर्जेटिक टेंडेंसी है, जो एनर्जी किस तरीका का है, वह सोइक एनर्जी है, साइकोटिक एनर्जी है, सिम्फेटिक एनर्जी है, तो उसी तरह से पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको दिखलाई पड़ेगा। और अधिकांशतः हम लोग या तो इसको इनहेरिट करते हैं, यानी कि जन्मजात जेनेटिक पैटर्न में ले आते हैं, या अपने जिंदगी के दौरान इस तरीका को सीख लेते हैं, लाइफ टाइम होता है, और या नहीं तो ऐसा होता है, ये लर्निंग प्रोसेस होता है। इसलिए हम लोग बहुत समय में ध्यान नहीं दे पाते हैं, खाली लक्षण ले लेने से नहीं होता है। लक्षण कैसा है, किस तरह से बोला गया, किस तरह से आपको व्यक्त किया गया, यह एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना होता है, जो आपको माइंड को बताने में मदद करता है, ठीक है ना। और ये माइंड जो है क्या करता है, आपके धीरे धीरे आपके डिफेंस इम्यूनिटी को खत्म करता है, डिफेंस मैकेनिज्म को करता है, और आपको बीमारी के प्रति और भी आकर्षित करता चला जाता है। तो इसको कहते हैं इनर्जेटिक साइकोलॉजिक इन्फ्लुएंस, जो कि हमें विभिन्न प्रकार के, अब एक रोग आया, उसके बाद में दूसरा रोग आया, तीसरा रोग आया, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स डिजीज बढ़ता चला गया, अब दवा भी लेते चले गए, एलोपैथिक दवाई लेते गए, कॉम्प्लेक्स डिजीज भी बढ़ता चला गया। तो यह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते होते यह माइंड जो है सो आपके जीवन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न बन जाता है। और इसको समझ जाइएगा तो आपको होम्योपैथी के बहुत ही क्लोज मेडिसिन, जो स्पेसिफिक मेडिसिन, जो फंक्शनल मेडिसिन है, जो आपको काम करने वाला दवा आपके सामने में नजर आ जाएगा।
ठीक है ना। तो इसको हम लोगों को समझने का कोशिश करना है। एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए, माइंड जो है आपके जीवन के साथ में समानांतर रूप से चलता है। आप है और साथ में आपका माइंड भी चलता है, तो दोनों साथ साथ जीवन में रहते हैं। इसीलिए लक्षण के अंदर में आप कहिएगा कि माइंड नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। दोनों साथ साथ होते हैं, पैरेलल रन करता है। इसको हम लोगों को तलाशना है इसमें, है ना। और एक अपना हर एक माइंड अपना एक विस्तृत दायरा स्पिरिचुअल लेवल पर, मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर ये प्रॉब्लम इकट्ठा करता है, प्रॉब्लम को ले आता है ना। अब माइंड के भी कई एक टाइप्स हो जाते हैं। जैसे हम लोग तो लेकिन माइंड के स्टेजेस के हिसाब से एक को हम लोग कहते हैं डॉर्मेंट माइंड। डॉर्मेंट मतलब कि सुप्त अवस्था में माइंड है। ये कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखलाई पड़ता है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल ही इसका एक्टिविटी होता है ना। कंप्लीटली सस्पेंडेड बाय द एक्टिव माइंड, है ना। जो आपके शरीर में 3 माइंड है ना, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। अगर सोरा डोमिनेटेड है तो इसका मतलब है कि साइकोटिक और सिफिलिटिक सब दबा हुआ है। अगर साइकोटिक ऊपर में है तो सिफिलिस दबा हुआ है और सोरा दबा हुआ है। तो जो माइंड एक हम लोगों को देखते हैं कौन सा डोमिनेटिंग माइंड है और कौन सा उसके इन्फ्लुएंस्ड माइंड, सस्पेंडेड माइंड है ना। तो एक उसको जो एक माइंड होता है डॉर्मेंट है, एकदम सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। और वह सुप्त अवस्था का माइंड जो बेसिक माइंड होता है, जब सडनली एक्सप्लोज करता है तो आपको एक्यूट डिजीज होता है। एक्यूट सिम्टम्स में बहुत सारे इंटेंसिटी होते हैं, है ना। तो ये जो है सो कहते हैं कि डॉर्मेंट माइंड डज नॉट शो देयर कंप्लीट एक्टिविटी एक्टिव सिम्टम्स बट मे शो ऑब्जेक्टिव साइन एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली सस्पेंडेड बाय द एक्टिव माइंड। और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हमें डोमिनेंट माइंड को पहले हटाना पड़ेगा, तो आपके डॉर्मेंट माइंड भी खत्म हो जाते हैं। उसके डोरमेंट माइंड के बाद में आता है एक्यूट माइंड। एक्यूट माइंड किसको कहते हैं? जो क्विकली आता है, अचानक आता है, आपके शरीर में अचानक तूफान क्रिएट करता है और कुछ समय के बाद में अपने आप खत्म हो जाता है। ये इरप्ट करेगा, फेब्राइल बहुत सारे मिजिल्स, चिकन पॉक्स, ये सब के जैसे बीमारी के अंदर में आता है। और नॉन इरप्टिव मम्स, इन्फ्लुएंजा, ऐसा इस के अंदर में आपको दिखलाई पड़ेगा। उसके बाद में आता है सब एक्यूट माइंड, है ना। सब एक्यूट माइंड यह है क्विक टू मॉडरेट आएगा, कुछ क्राइसिस क्रिएट करेगा और लेकिन समय लगेगा इसमें। और एक्यूट माइंड में कोई समय नहीं लगता, अचानक बढ़ जाता है। सब एक्यूट में कुछ समय लगता है। और ये सेल्फ लिमिटिंग माइंड में भी होता है। और इसमें इरप्शंस हो या ना हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर में कष्ट तो जरूर होता है ना। कष्ट तो जरूर होता है इसके अंदर में। उसके बाद में आता है क्रॉनिक माइंड। क्रॉनिक माइंड धीरे धीरे धीरे, जिसको इंसिपिएंट माइंड के जैसा, इंसिपिएंट कष्ट के चुटके से आता जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ करके जीवन को हो जाता है। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, खत्म नहीं होता है। और ये जो है तो अपने इसके 3 स्वरूप होते हैं। एक स्वरूप को हम लोग सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस कहते हैं। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आपको सारे जितने भी प्रॉब्लम हैं सब आपको यहीं पर दिखलाई पड़ेगा। तो हर एक माइंड के 3 स्टेजेज मैंने बताया था। ऑनसेट है, शुरुआत होगा, डेवलपमेंट होगा और फिर डेवलपमेंट होने के बाद में उसका समाप्ति होगा। तो और एक्यूट माइंड क्या होगा? बहुत अचानक आएगा। सब एक्यूट उससे कम आएगा। और क्रॉनिक माइंड जो है सो धीरे धीरे आएगा, लेकिन सेकेंडरी पैथोलॉजी डेवलप करेगा, है ना। सेकेंडरी पैथोलॉजी आपको सब एक्यूट माइंड के दौरान में आ जाता है, ठीक है। अब माइग्मेटिक माइंड के डायथेसिस, कॉन्स्टिट्यूशंस, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, जिसको हम लोग कहते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है डायथेसिस, वह पॉजिटिव फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल। जो माइंड का नेचर है और कॉन्स्टिट्यूशन उसका शरीर का, दोनों को मिलकर के आपका टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनता है। आपको जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बनाना है तो उसमें आपको पॉजिटिव फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, माइंड को देखना पड़ेगा और उसका कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनेगा सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन, साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा
सिफिलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों में से कोई एक बनेगा और यही सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स होगा। साइकोटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स होगा। सिफिलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन टोटलिटी ऑफ तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है? टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को इस तरह से समझिए कि वह माइज्म और कॉन्स्टिट्यूशंस का मिला जुला जो असर है उसको हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कहते हैं। माइज्म और कॉन्स्टिट्यूशंस का, जीवन के संविधान का जो मिला जुला स्वरूप आपको दिखलाई पड़ता है वही आपका टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स होता है। तो इस बात को हमें तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा ना कि कौन सा सिम्टम्स हमारा टोटलिटी है। और लक्षण लेते समय में ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, लिख नहीं पाइएगा और आप इसको नहीं हो पाएगा। और हर एक सिम्टम्स में हमें सोचने की बात होती है उस माइज्म के लिए, और उसका प्रेजेंटेशन आपको बताएगा यह किस तरह का माइज्म होता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, है ना। जैसे कोई आदमी कहता है कि मुझे आत्महत्या करने की इच्छा होती है। अब इसको सोरिक और सिफिलिटिक और साइकोटिक लेवल पर हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करें। जनरली लोग मान के बैठते हैं जिसको आत्महत्या करने का इच्छा है वो आपको सिफिलिटिक है क्योंकि वह डिस्ट्रक्टिव नेचर का है, डिस्ट्रक्टिव। लेकिन यह लेवल कहाँ है? यह लेवल कहाँ है? क्योंकि जब आप रिपोर्टरी में जाइएगा तो सुसाइडल डिस्पोजिशंस में जो दवाई है, सुसाइडल जो रिपोर्टरी है उसमें सैकड़ों दवाई है और और दवा को बांट दीजिएगा तो तीनों ग्रुप का मिल जाएगा, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। इसका मतलब हुआ कि साइकोसिस भी, ये सुसाइडल डिस्पोजिशंस भी सोरिक होगा, सिफिलिटिक होगा और साइकोटिक होगा, है ना। ये तीनों हो सकता है। तो इसे हम लोग देखिए कैसे देख सकते हैं। अगर कहता है, रोगी कहता है कि हमको मरने का मन करता है, विचार आता है दिमाग में, है ना, ये थॉट लेवल पर है और केवल मेंटल फीलिंग्स हुआ करता है, उसके लिए कोई वो प्रयास नहीं करता है, कोई प्लानिंग नहीं करता है, तो ये आपका सोरिक स्टेट है ना। ये सुसाइडल डिस्पोजिशंस का सोरिक स्टेट। अब उसके बाद में कोई पेशेंट आता है, कहता है कि सुसाइड करने का वो प्लान बनाता है, वो प्लान बनाता है कैसे मरना है ना, मरने का प्लान बनाता है। और प्लान बनाने के साथ में किस बात पर उसको गुस्सा आता है, क्या करना है, मरने के बाद में किसको क्या नुकसान होगा, फायदा होगा, ये सब सोचने लगता है ना। तो ये जो प्लानिंग स्टेज जो आता है सुसाइड का, हमको जहर खा के मरना है, हमको आत्महत्या ये करके मरना है, इसको हमारे मरने से इसको ये लाभ होगा, उसको ये नुकसान होगा, है ना। तो ये जो है तो आपको साइकोटिक लेवल हो गया। उसके बाद में आता है एक्शन, अटेम्प्ट, प्रयास करता है। वो बाजार जाता है, अपना जहर खरीद करके लाता है, रस्सी का फंदा बना करके रखता है, छिपा करके रखता है अपना वो सब मटेरियल, वो तैयारी कर रहा है, एक्शन में आ गया। ये आपका हो गया सिफिलिटिक, ये आपका माइंड जो हो गया सो आपका सिफिलिटिक स्टेज का हो गया। तो अब देखिए सुसाइड को ही अगर आप खाली रोगी से पूछे ये आपको कैसे आपको अगर रोगी आपको बताता है आत्महत्या करने की इच्छा होती है, अगर आप इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किए तो क्या होगा, आप इसके लिए माइंड स्टेज को नहीं जान पाइएगा। लेकिन जब आप ये जान जाते हैं तो आप दवा के पास भी पहुंच जाते हैं। अगर सुसाइडल अटेम्प्ट करता है बाई पॉइजन तो आपके पास में रूब्रिक्स है, बाई ड्राउनिंग, ट्रेन से कटने के लिए सुसाइडल थॉट्स आता है, सुसाइडल प्लानिंग आता है, हर एक ग्रुप में आपके लिए सब रूब्रिक्स रिपोर्टरी में भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को समझ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एंगर, गुस्सा, क्रोध। गुस्सा इरिटेबिलिटी स्टेज में है, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा जाता है, कुछ करता नहीं है, चिड़चिड़ा गया, अपना झल्लाहट जैसा हुआ और फिर चुपचाप हो गया। ये आपका सोरिक स्टेज है। गुस्सा में आपका शरीर जो है सो कांपने लगता है, गुस्सा में दांत पीसने लगता है, ये एक्शन स्टेज में आ गया, है ना। ये आपका बिहेवियर स्टेज में आ गया, ये आपका साइकोटिक स्टेज में आ गया, ठीक है। एंगर विथ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, एंगर में किसी को मारने की इच्छा होती
है ना, कोई चीज को नुकसान कर पहुंचाने के, सामान को फेंक देने की इच्छा होती है, ये क्या हो गया, ये आपको एक्शन में आ गया, कंप्लीट एक्शन में आ गया और ये डिस्ट्रक्टिव स्टेज में आ गया और इसको हम लोग सिफिलिटिक स्टेज कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से लक्षण बदल रहा है। सिर का दर्द है, सिर का दर्द है ना, सिर का दर्द डल एकिंग पेन है, हो रहा है, काम कर लेते हैं, काम भी चल रहा है। सर का दर्द है लेकिन काम में कोई बाधा नहीं पड़ा है, ये सोरिक पेन है, ठीक है ना। सर का दर्द कैसा है, ये सोरिक पेन है, काम चल रहा है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए, सर का दर्द हो रहा है, अब लगता है कि मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता, सर को इतनी बेचैनी आ जाती है सर दर्द के साथ में कि हमारा जो है एक्शन जो है तो हमारा जीवन अब इसमें नहीं कर पाते। तो उस समय में हम कुछ अपने को लेटने का या कुछ प्रयास करना शुरू करते हैं, ये साइकोटिक स्टेज में आते हैं। और सिफिलिटिक स्टेज का पेन जो है सो इतना ज़्यादा होता है कि लगता है कि हम जहर खा लें, लगता है कि रोने लगे, एक्शन में आ जाता है दर्द के कारण, है ना, इतना हो जाता है कि भागना शुरू करता है, रस्सी से बांध दो, ये कर दो, एकदम इतना कि अब इससे अगर ये नहीं हटा तो मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, ये भाव आ गया, है ना, गुस्सा से। तो ये आप ये दर्द से, तो ये आपका सिफिलिटिक पेन हो गया। अब नेचर भी हो गया, डल एकिंग पेन जो है सो सोरिक टाइप का हो गया, और आपका जो थ्रॉबिंग पल्सेटिंग टाइप का पेन है ये आपका साइकोटिक हो गया। और स्टिचिंग, पियर्सिंग और लगता है कि काटने वाला दर्द जो है, सोर नेचर का पेन जो है, घाव के जैसा दर्द हो रहा है, ये आपका सिफिलिटिक स्टेज में जा रहा है ना। आपका न्यूरेटिक लेवल का नर्व्स में दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, नर्व्स को अटैक कर रहा है, ये आपका सिफिलिटिक। कहाँ दर्द हो रहा है, हड्डी में दर्द हो रहा है, ये आपका जो है सो डीप लेवल में जा रहा है, शरीर के ऊपरी सतह पर है, बीच के सतह पर है, सबसे आंतरिक सतह पर है, ये आपका दर्द जो है सो वहां पर चला जाता है। भूख लगती है, एपिटाइट, है ना, सबको भूख लगती है। हमको खाने में क्या अच्छा लगता है, रोगी से पूछते हैं ना खाने में क्या अच्छा लगता है, यहाँ भी बड़ा महत्व है। आप छोटी सबको मैं बता रहा हूँ कि ये छोटा, ये सब ध्यान देने की बात है, जो कि आप केस टेकिंग में आप माइंड को खोज सके, है ना, माइंड को केस टेकिंग करते समय में खोज सकेंगे। ये छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे भूख लगती है तो हमें अचानक तुरंत दे दो खाना, नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, मेरे को ऐसा हो जाएगा, सडन, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक्शन में आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब ये भाव आ गया तो ये सिफिलिटिक एपिटाइट है ना, सिफिलिटिक एपिटाइट है। और है भूख लगी है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद खा लेंगे, भूख लगता ही है, ये सोरिक लेवल का भूख है, नॉर्मल स्टेज का है। और साइकोटिक भूख में वो लगता है मुझे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, कैप्रिसियस स्टेज का भूख है, साइकोटिक प्लानिंग है, नहीं यही चीज खाना चाहिए, वो नहीं मिलता है तो फिर भूख खत्म हो जाता है। तो ये आपका एक अच्छा हम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो मैं खाने का टाइप्स भी क्या अच्छा लगता है ना, सात्विक भोजन अच्छा लगता है, तामसी, सत, तम, रज गुण होता है ना, सात्विक होता है, तामस गुण होता है, एक राजसी गुण होता है। तो ये राजसी गुण का जो डिजायर है सो ये आपका सिफिलिटिक हो गया, और तामसी भोजन हो गया, ये आपका तामसी भोजन हो गया, ये आपका साइकोटिक हो गया, और सत्य जो भोजन हो गया ये आपका सोरिक लेवल का हो गया। तो ऐसा प्रभाव आप अगर माइंड के अप्लाइड हर एक सिम्टम्स के साथ में अगर देखने का आपको तरीका मालूम, प्रयास करने लगते हैं तो माइंड खोजना बहुत कठिन काम नहीं रह जाता है। और फिर आपको टोटलिटी बताते समय में, बनाते समय में, आपको दवा का चुनाव करते समय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाता है। इसलिए हमको इस बात को हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमको माइंड को इसके अंदर में खोजना है ना, ये तलाश करनी है, और इस लेवल को समझने का जरूरत है, और कैसे आ रहा है सिम्टम्स, कैसे जा रहा है,
कैसे वह बोल रहा है, उसके बिहेवियर में, उसके एक्शन में और उसके सोच में, है ना, उसके सोच में, उसके एक्शन में, उसके बिहेवियर में, है ना, और उसके कार्य करने का तरीका में, ये चारों चीज का और उस लक्षण का उसके साथ में, जीवन के साथ में क्या संबंध है। प्रायोरिटी, है ना, प्रायोरिटी। आपको फीवर भी आता है ना, बुखार के समय भी ऐसा हम लोग होता है ना, एक होता है एक्यूट फीवर होता है, आया चला गया, है ना, सडन ऑनसेट ऑफ द सोरा, आप लोग कहते हैं सडन ऑनसेट ऑफ द सोरा, आया चला गया, तो यह क्या है, एक्यूट सोरिक माइज्म है, एक्सप्लोजन ऑफ द सोरिक माइज्म हो गया। एक आता है और रिलैप्स करने लगता है, धीरे धीरे आता है, फिर आता है, फिर आता है, अब ये गहराई में चला गया है और अपना वहाँ क्षेत्र, कार्य क्षेत्र बढ़ा रहा है, ये अब साइकोटिक लेवल में जा रहा है। और एक बुखार जो है सो आकर के आपके शरीर में और भी लक्षण पैदा कर रहा है। बुखार के समय में आपका शरीर में सूजन आ जा रहा है, एक्शन आ रहा है, आपके शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो गया, ये आपको सेप्टिक टाइप का फीवर आने लगा, तो ये सब आपका फीवर जो हो गया सो आपका सिफिलिटिक टाइप ऑफ द फीवर हो गया। तो हर एक चीज़ को हमें बांधना है, हर एक चीज़ को हमें बांधने का प्रयास करना है, ये हमारा अप्रोच होना, हम लोगों का केस टेकिंग का अप्रोच हम लोगों का होना चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज है, माइल्ड जो है सो आपके पूरे जिंदगी के दौरान ये आपका कभी बढ़ता है, घटता है ना, ये ट्रांसफरेंस होते रहता है। इसीलिए अगर आप एक का व्यवस्था पहले से कर लेते हैं तो रोग को ठीक होने में जो समय है वो बहुत ही घट जाता है ना, बहुत ही घट जाता है। वो लेयर कितना बन गया, लेयर को आप पहचान लिए तो आपको लग जाएगा कि कितने समय में कौन सा लेयर को हमको ख़त्म कर देना है। यही प्रयास हम लोगों का जो है सो ट्रीटमेंट का प्लानिंग होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने माइल्ड को हम लोगों ने पढ़ लिया है और इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के हम लोग केस टेकिंग करते रहेंगे और हम लोग और भी तरीके में इसका अप्लाइड पार्ट, मैं अभी चल रहा हूँ खाली आपको अप्लाइड पार्ट बताने के लिए, और यह अप्लाइड पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आपका स्ट्रैटेजिक रणनीति खुद अपने केस टेकिंग को के लिए बना सकेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। तो मैं इन शब्दों के साथ आपका आज का इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ और अगले क्लास में फिर मैं फिर से कुछ नए सब्जेक्ट के साथ में।